चलिए एक सीन सोचते हैं, रामू की चाय की दुकान। मतलब एक ऐसी जगह जहां सुबह 5 बजे से ही चाय की केतली तो उबलती है, साथ में जिंदगी के किस्से भी उबलने लगते हैं। बिल्कुल। दुकान छोटी सी थी पर बातें बहुत बड़ी होती थी, और इन्हीं बातों के बीच रोज 3 चेहरे जरूर दिखते थे। तीनों एक ही चाय पी रहे होते पर जी रहे होते समय के बिल्कुल अलग अलग दौर में। और ये बहुत आम बात है, हम सब अपनी अपनी घड़ियों के हिसाब से चलते हैं, और वो घड़ियां सिर्फ वक्त नहीं बताती, हमारा नजरिया बताती हैं। बिल्कुल। जैसे सबसे पहले आते थे शर्मा जी, जिन्हें हर चीज में पहले का जमाना याद आता था। उनके लिए आजकल की चाय में वो बात नहीं थी, लोगों में वो सम्मान नहीं था। उनकी दुनिया जैसे बीते हुए कल में ही अटकी हुई थी। फिर आता था पिंटू, कॉलेज का छात्र, जिसके लिए आज और अभी ही सब कुछ था। और तीसरा था मोहन, जो सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा था, जिसकी हर सांस भविष्य की प्लानिंग में चलती थी। तो यहाँ पे 3 लोग हैं, एक ही जगह, एक ही चाय। लेकिन क्या ये सिर्फ 3 अलग अलग आदतें हैं, या इसके पीछे कोई गहरा मनोवैज्ञानिक पैटर्न है? ये बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि ये सिर्फ आदतें नहीं हैं, ये वो लेंस हैं जिनसे, क्या कहते हैं, ये दुनिया को देखते हैं। मनोविज्ञान में इसे टाइम पर्सपेक्टिव या समय को देखने का नजरिया कहा जाता है। शर्मा जी अतीत केंद्रित हैं, मतलब पास्ट ओरिएंटेड। उनकी पहचान, उनके फैसले सब उनके अतीत से जुड़े हैं। पिंटू है वर्तमान केंद्रित, प्रेजेंट ओरिएंटेड। वो आज के सुख और अनुभव को सबसे ज्यादा महत्व देता है। और मोहन, वो है भविष्य केंद्रित या फ्यूचर ओरिएंटेड। उसके आज के सारे काम कल को बेहतर बनाने के लिए हैं। तो आज की हमारी चर्चा इसी पर है कि ये नजरिए कैसे बनते हैं, कैसे टकराते हैं, और एक संतुलित जीवन के लिए आखिर जरूरी क्या है। चलिए तो फिर शर्मा जी से ही शुरू करते हैं। उनका मानना था कि हमारे समय में लोग ज्यादा सम्मान करते थे। बेटे ने स्मार्टफोन दिलाया तो पहले तो नाराज हो गए, बोले हमें इन सब की जरूरत नहीं। मतलब उनका हर फैसला पुराने अनुभवों पर टिका था। ये जो अतीत में जीने वाली बात है, क्या ये सिर्फ उम्र के साथ आती है या कोई भी इसमें फंस सकता है? उम्र एक बड़ा फैक्टर है, ये तो है, क्योंकि आपके पास यादों का एक बड़ा खजाना होता है, लेकिन फंस कोई भी सकता है। और देखिए, अतीत केंद्रित होने के फायदे भी हैं। यह आपको अपनी जड़ों से, अपनी पहचान से जोड़ता है। शर्मा जी जैसे लोग अपने अनुभवों से बहुत कुछ सीखे होते हैं, इसलिए वो कह सकते हैं सुरक्षित महसूस करते हैं। लेकिन खतरा तब होता है जब अतीत एक लंगर बन जाए जो आपको आगे बढ़ने ही ना दे। अच्छा। जब आपसे पुरानी अच्छी यादों में खोए रहें या किसी पुराने पछतावे में अटके रहें, तो आप वर्तमान के मौके खोने लगते हैं। नई चीजों से डर लगने लगता है, जैसा शर्मा जी के साथ स्मार्टफोन को लेकर हुआ। और इसका ठीक उल्टा है पिंटू। उसके लिए जिंदगी का मतलब है आज मस्ती करना। परीक्षा है तो आखिरी रात पढ़ लेंगे, पैसे हैं तो खर्च कर देंगे। उसका मंत्र है जो होगा देखा जाएगा। हम सब में थोड़ा बहुत पिंटू होता है ना? ये जो टाल मटोल की आदत है, ये सिर्फ एक बुरी आदत है या इसके पीछे भी कोई गहरा मनोविज्ञान है? बिल्कुल, हम सब में थोड़ा पिंटू है। मनोवैज्ञानिक इसे प्रेजेंट हेडोनिस्टिक नजरिया कहते हैं। प्रेजेंट हेडोनिस्टिक? हाँ, यानी वर्तमान के सुख को प्राथमिकता देना। इसका फायदा यह है कि ऐसे लोग तनाव कम लेते हैं, जिंदगी का भरपूर मजा लेते हैं और ज्यादा खुश रहते हैं। लेकिन इसका सबसे बड़ा खतरा है लापरवाही और गैर जिम्मेदारी। जब आप सिर्फ आज के मजे के बारे में सोचते हैं, तो आप कल के परिणामों को नजरअंदाज कर देते हैं, जैसे पिंटू का परीक्षा में फेल हो जाना या पैसों की तंगी। तो ये नजरिया आपको तात्कालिक संतुष्टि तो देता है, लेकिन लंबी दौड़ में महंगा पड़ सकता है। और फिर आते हैं मोहन पर, जो मुझे लगता है आज की पीढ़ी के बहुत से लोगों से जुड़ा हुआ है। ये हसल कल्चर, हमेशा आगे की प्लानिंग, अगला प्रमोशन, अगला टारगेट। मोहन चाय पीते हुए भी किताब खोल के पढ़ता था। उसकी दुनिया भविष्य के नक्शे पर चलती थी। तो फिर उसकी सोच में क्या गलती थी? भविष्य की तैयारी करना तो अच्छी बात है। तैयारी करना अच्छी बात है, पर भविष्य की चिंता में जीना वो एक अलग बात है। मोहन का नजरिया भविष्य केंद्रित है, जो हमें लक्ष्य बनाने और मेहनत करने के लिए प्रेरित करता है। समाज भी ऐसे लोगों की तारीफ करता है। लेकिन जब ये हद से ज्यादा हो जाता है, तो जिंदगी एक लंबी टू डू लिस्ट बन जाती है। सही बात है। आप वर्तमान को भविष्य के लिए एक कुर्बानी की तरह देखने लगते हैं। हर पल चिंता, तनाव और अगर ऐसा नहीं हुआ तो का डर। और इसका नतीजा ये होता है कि आप उन छोटे छोटे पलों को जीना भूल जाते हैं जो असल में जिंदगी बनाते हैं। जैसा मोहन के साथ हुआ, वो सफलता की सीढ़ियां तो चढ़ रहा था, पर रास्ते के नजारे देखना भूल गया था। तो ये तीनों अपनी अपनी दुनिया में जी रहे थे, एक दूसरे को शायद थोड़ा बहुत जज भी करते होंगे। शर्मा जी पिंटू को लापरवाह समझते होंगे, पिंटू मोहन को बोरिंग,
ये टकराव कब सामने आया? रात तब सामने आता है जब जिंदगी आपकी बनाई हुई दुनिया पर कह सकते हैं दस्तक देती है। एक दिन रामू ने मजाक में ही तीनों से पूछ लिया, अगर शर्मा जी सिर्फ पुराने जमाने में जीते रहेंगे तो आज कैसे जिएंगे? अगर पिंटू सिर्फ आज में रहेगा तो कल क्या करेगा? और अगर मोहन सिर्फ कल के बारे में सोचेगा तो आज कब जिएगा? और ये सवाल हवा में ही था कि मोहल्ले में एक बड़ी खबर फैल गई। सड़क चौड़ी होने वाली थी और रामू की दुकान हटने वाली थी। एक ही खबर पर इन तीनों की प्रतिक्रियाएं देखने लायक थीं। बिल्कुल, यहीं से इनके नजरियों की जो सीमाएं हैं वो उजागर होती है। शर्मा जी ने तुरंत कहा, इस दुकान से कितनी यादें जुड़ी हैं, सब खत्म हो जाएगा। उनका डर भविष्य की अनिश्चितता से नहीं था, बल्कि अतीत के खो जाने से था। और पिंटू, उसने अपनी आदत के अनुसार कहा, कोई बात नहीं, आज तो चाय पी लेते हैं, कल देखेंगे। लेकिन पहली बार उसकी हंसी में घबराहट थी। उसे शायद पहली बार एहसास हुआ कि कुछ चीजें कल देखेंगे कहने से नहीं संभलती। और मोहन ने आते ही पूछा, रामू काका आगे का प्लान क्या है? वो तुरंत हिसाब लगाने लगा, कहाँ नई जगह मिलेगी, कितना नुकसान होगा, आगे क्या करना है। वो समाधान ढूंढ रहा था, लेकिन उसकी बेचैनी साफ दिख रही थी। तो एक ही संकट ने तीनों को उनके कंफर्ट जोन से बाहर निकाल दिया। यहाँ पर हुआ क्या? क्या इन्हें अपनी सोच की गलती का एहसास हुआ? सीधे तौर पे गलती का नहीं, बल्कि अपनी सोच की अपूर्णता का एहसास हुआ। एक साझा संकट ने उन्हें मजबूर किया कि वो अपने नजरिए से बाहर निकल कर देखें। शर्मा जी को एहसास हुआ कि सिर्फ यादों में खोए रहने से रामू की दुकान नहीं बचेगी। उन्हें वर्तमान में कुछ करना होगा। बिल्कुल। और पिंटू को समझ आया कि जब कल खतरे में हो तो सिर्फ आज में जीना काफी नहीं है। और मोहन को पता चला कि हर समस्या का तुरंत समाधान नहीं होता, कभी कभी धैर्य रखकर इंतजार भी करना पड़ता है। यहीं से इन तीनों के लिए संतुलन की असली खोज शुरू होती है। और ये संतुलन किसी एक दिन में तो नहीं आया होगा। मोहन की ही बात करते हैं, उसे सरकारी नौकरी मिल गई जो उसका सपना था, लेकिन उसकी भविष्य की दौड़ तो और तेज हो गई होगी। बिल्कुल, लक्ष्य पूरा होने के बाद भी दौड़ खत्म नहीं होती। नौकरी के बाद प्रमोशन, फिर घर, फिर बच्चों का भविष्य। मनोवैज्ञानिक इसे हेडोनिक ट्रेडमिल कहते हैं। आप एक लक्ष्य तक पहुंचते हैं, थोड़ी देर की खुशी मिलती है और फिर आप अगले लक्ष्य के पीछे भागने लगते हैं। और मोहन के साथ भी यही हुआ। हाँ, वो इतना भागा कि बीमार पड़ गया। डॉक्टर ने साफ कहा, तनाव बहुत ज्यादा है, दिमाग को आराम दीजिए। तो उसे ये एहसास कैसे हुआ कि वो गलत कर रहा है? सिर्फ वर्तमान में जियो कह देना तो आसान है, पर कोई मोहन भी तरह हो तो वो करे क्या? उसका डिक्लेक या कहिए आहा मोमेंट तब आया जब उसे रामू का सवाल याद आया, कल कब आएगा? उसे एहसास हुआ कि जिस दिन नौकरी मिली थी उस दिन भी वो अगले प्रमोशन के बारे में सोच रहा था। उसने वो पल जिया ही नहीं। उसने अपने माता पिता के साथ बैठकर उस खुशी को मनाया तक नहीं था। बदलाव छोटे छोटे कदमों से आया। ऑफिस से लौटकर फोन को कुछ देर के लिए दूर रख देना, परिवार के साथ बैठकर सिर्फ बातें करना, बिना किसी भविष्य की प्लानिंग के। उसने समझा कि भविष्य की तैयारी जरूरी है, लेकिन वर्तमान उस तैयारी की कीमत नहीं हो सकता। वर्तमान वो ईंधन है जो आपको भविष्य तक ले जाता है। ठीक है, तो मोहन ने तो भविष्य और वर्तमान में संतुलन बना लिया, लेकिन शर्मा जी का क्या? उनका अतीत तो बहुत भारी था, उससे बाहर कैसे निकले, खासकर जब बात पछतावे की हो? पछतावा अतीत का सबसे भारी बोझ होता है। शर्मा जी की यात्रा तब शुरू हुई जब उनके एक पुराने दोस्त का देहांत हो गया। वो इस पछतावे में डूब गए कि काश मैंने सालों पहले दोस्त के साथ वो बिजनेस शुरू कर लिया होता। वो अपने ही अतीत के अंधेरे हिस्सों में उलझ गए थे। तो फिर बदलाव कैसे आया? बदलाव दूसरों से आता है। उनके जन्मदिन पर मोहन और पिंटू ने उनसे कहा, अंकल, आपने हमें हमेशा अपने अनुभवों से सिखाया है। अगर आप खुद को सिर्फ अपनी नाकामियों से आंकेंगे तो हम क्या सीखेंगे? अच्छा। उस दिन शर्मा जी को एहसास हुआ कि उनका अतीत सिर्फ एक निजी कहानी नहीं है, वो दूसरों के लिए एक सबक भी है। उन्होंने समझा कि अतीत में झांकना आईने में देखने जैसा है। आप उससे सीख सकते हैं, खुद को संवार सकते हैं, लेकिन आप आईने के अंदर घुसकर जी नहीं सकते। उन्होंने अपनी यादों को एक बोझ की तरह ढोना छोड़कर एक लाइब्रेरी की तरह इस्तेमाल करना शुरू किया। बिल्कुल, जहाँ से वो जब चाहें कोई सबक सीख सकते थे। और अब आते हैं पिंटू पर। उसकी कहानी थोड़ी अलग है। उसे तो असल में जिंदगी से एक झटका लगा। क्या जिम्मेदारी का एहसास हमेशा किसी बड़ी ठोकर के बाद ही आता है? अक्सर ऐसा ही होता है। पिंटू ने ईएमआई पर एक नई बाइक ले ली, दोस्तों के साथ पार्टी, काम में लापरवाही। उसे लगता था जब मन करेगा तब सब संभाल लेंगे। लेकिन फिर बाइक की ईएमआई मिस हुई, काम पर बॉस ने चेतावनी दी और एक दोस्त का एक्सीडेंट हो गया।
उस रात उसे पहली बार एहसास हुआ कि उसके आज के फैसलों का असर कल पर पड़ता है, और कभी-कभी वो असर बहुत गंभीर होता है। तो क्या उसने मौज मस्ती करना छोड़ दिया? नहीं, और यही संतुलन की खूबसूरती है। उसने मौज मस्ती नहीं छोड़ी, बस उसकी परिभाषा बदल दी। अच्छा। उसने जिम्मेदारी को भी अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाया। पहले वो कहता था कल देखा जाएगा, अब वो कहने लगा आज मजा भी, थोड़ा कल का ध्यान भी। उसे समझ आया कि आज में जीना एक ताकत है, लेकिन अगर आज के मजे में कल का नुकसान दिखना बंद हो जाए तो वही ताकत आपकी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाती है। लेकिन कहानी में एक और किरदार आता है, शंभू, जो इन तीनों से बिल्कुल अलग था। वो दुकान पर आता और एक ही बात दोहराता, जो होना है वो होकर रहेगा, इंसान क्या ही कर ले। ये जो शंभू का भाग्यवाद है, ये पिंटू के कल देखेंगे से कैसे अलग है? दोनों ही तो कल की चिंता नहीं कर रहे। ये एक बहुत जरूरी फर्क है। पिंटू का नजरिया प्रेजेंट हेडोनिस्टिक है, यानी वो सक्रिय रूप से आज में मजा ढूंढ रहा है। शंभू का नजरिया प्रेजेंट फेटलिस्टिक है। फेटलिस्टिक? हाँ, मतलब वो मानता है कि भविष्य उसके नियंत्रण में है ही नहीं, इसलिए कोशिश करने का कोई फायदा नहीं। उसकी जिंदगी एक बहती हुई लकड़ी की तरह है, बिना पतवार के। तो उसकी ये सोच में क्या खतरा है? एक तरह से तो वो भी तनाव मुक्त ही है। खतरा है एजेंसी का खत्म हो जाना। एजेंसी यानी ये विश्वास कि आपके कर्मों का आपके जीवन पर प्रभाव पड़ता है। पिंटू ये मानता है कि अगर वो पढ़ेगा तो पास हो जाएगा, वो बस पढ़ना नहीं चाहता। शंभू ये मानता है कि पढ़ने या न पढ़ने से कोई फर्क ही नहीं पड़ता, जो किस्मत में लिखा है वही होगा। ये सोच इंसान को निष्क्रिय बना देती है। बिल्कुल, और हर नाकामी का दोष किस्मत पर मर देता है। इस सोच को चुनौती कैसे दी जा सकती है? कहानी में इसे चुनौती शर्मा जी के एक सवाल ने दी। जब शंभू ने कहा कि सब किस्मत में लिखा है, तो शर्मा जी ने पूछा, बेटा, अगर सब पहले से तय होता तो इंसान को पछतावा क्यों होता, और वो अपनी गलतियों से सीखता क्यों? ये तो एक बहुत गहरा सवाल है ना? पछतावा और सीख, ये दोनों इस बात का सबूत हैं कि हमारे पास चुनाव करने की ताकत थी और है। भाग्यवाद इस ताकत को ही नकार देता है। तो अंत में रामू की चाय की दुकान का अंतिम सबक क्या था? दुकान तो हट गई, लेकिन ये किरदार अपनी अपनी यात्रा पर आगे बढ़ गए। अंतिम सबक मुझे लगता है उस चाय में ही छिपा था, जो शायद आखिरी दिन बनी थी। एक ऐसी चाय जिसमें शर्मा जी के अतीत के अनुभवों की खुशबू थी, पिंटू के वर्तमान को जीने की गर्माहट थी, और मोहन के भविष्य की उम्मीद की मिठास भी थी। एक संतुलित और खुशहाल जीवन इन तीनों के मेल से ही बनता है। अतीत से सीखकर उसे बोझ बनाए बिना, वर्तमान को पूरी तरह जीकर उससे भागे बिना, और भविष्य की उम्मीद के साथ तैयारी करके उसकी चिंता में डूबे बिना। कहानी में एक बहुत सुंदर उदाहरण है कि जिंदगी एक बहती नदी की तरह है। पीछे का पानी यानी अतीत हमें रास्ता दिखाता है, बीच का पानी यानी वर्तमान हमें सहारा देता है, और आगे का बहाव यानी भविष्य हमें मंजिल की ओर ले जाता है। बिल्कुल, और इसीलिए ये पूरी चर्चा हमें ये पूछने के लिए नहीं उकसाती कि कौन सा नजरिया सबसे अच्छा है, क्योंकि इसका कोई एक जवाब है ही नहीं। ये एक ज्यादा जरूरी सवाल की तरफ इशारा करती है। वो क्या? शायद असली कला एक नजरिए को चुनने में नहीं, बल्कि ये जानने में है कि कब और किस नजरिए का इस्तेमाल करना है, कब अतीत में झांककर कोई सबक लेना जरूरी है, कब वर्तमान के पल को कसकर पकड़ना जरूरी है ताकि जिंदगी बोझ ना लगे, और कब भविष्य के लिए योजना बनाना जरूरी है ताकि कल सुरक्षित हो। जीवन जीने की असली कला शायद इसी लचीलेपन में, इसी टाइम फ्लेक्सिबिलिटी में छिपी है।